नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का स्पेशल कोर्स। अब ये स्पेशल कोर्स स्पेशल इसलिए क्योंकि इसमें आपको 3 से 4 चीजें ऐसी मिल रही हैं जो आपको और कहीं भी नहीं मिलने वाली। सबसे पहली चीज वो ये है कि ये कोर्स क्लास 6 से लेकर के 12 तक कंप्लीट करवाया जाएगा और इस कोर्स को कम से कम टाइम में बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस तक जितनी चीजें इसमें जोड़ी जा सकती थी उतनी चीजें जोड़कर आपको पढ़ाया जाएगा और जितनी चीजें इसमें कम से कम की जा सकती हैं वो कम की जाएंगी। यानी कि इंपॉर्टेंट चीजें पूरे चैप्टर में जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं यानी पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात इसमें ये होगी कि क्लास 6 से लेकर के 12 तक का कंप्लीट करवाया जाएगा कम से कम टाइम में बेसिक लेवल से। दूसरा इसमें स्पेशल बात ये है कि जो आपको ये हमारा एनसीईआरटी का स्पेशल कोर्स मिल रहा है इसके साथ इसके पीडीएफ भी दिए जाएंगे। यानी कि आप देखते हैं अभी तक हमारे चैनल पर जितनी भी क्लासेस आ रही थी उनके पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं किए जाते थे, लेकिन अब जितने भी वीडियोस आएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की लिंक रहेगी जिसके माध्यम से आकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तीसरा जो कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए आपकी आवश्यकता क्या है। आप एनसीईआरटी को यूपीएससी के लिए पढ़ना चाहते या स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ना चाहते या शिक्षक भर्ती के लिए, तीन ही इंपॉर्टेंट चीजें होती जिसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। तो इन तीनों एग्जाम्स को हमने विशेष करके अपने दिमाग में रखते हुए ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को डिजाइन किया है। ठीक है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो इससे बेटर क्लासेस यूट्यूब पर तो आपको और कहीं भी मिलने वाली है नहीं। इसके बाद में चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करें या फिर आप पीसीएस की तैयारी करें, बेस्ट क्लासेस यहां पर आपको मिलेंगी। तीनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इन क्लासेस को डिजाइन किया जा रहा है। जो आपके सामने चौथा और मेन फैक्टर मिलता वो ये है कि जैसे जैसे क्लासेस आएंगी क्लासेस के साथ में ही इनका टेस्ट भी आएगा। हम पहले 3-4 चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद में शाम को उसका लाइव टेस्ट चलेगा। मॉर्निंग में क्लास आएगी, शाम को लाइव टेस्ट होगा। इससे क्या होगा, दिन में आप उस क्लास को पढ़ करके शाम को जब टेस्ट देंगे तो आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में याद रहेगा, आपके साथ ही साथ टेस्ट भी चलता रहेगा। ऐसे कई सारे फैक्टर हैं जो आपको आगे क्लासेस में समझ में आएंगे और यहां पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेसिकली ये वीडियोस तो आपको फ्री में ही मिलने वाले हैं, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज फिलहाल में स्टार्ट करें क्लास 6 की एनसीईआरटी भूगोल को। और क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में आपको मिलते हैं कुल मिलाकर के 8 चैप्टर्स। कितने? 8 चैप्टर मिलते हैं और 8 चैप्टर आपके हम कंप्लीट करेंगे 6 से 7 दिनों में। जी हां, 6 से 7 दिनों में कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, इसमें आपको सौर मंडल के विषय में जानकारियां देखने को मिलेंगी कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, कितने उल्का पिंड हैं, मतलब उल्का पिंड किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं, कितने ग्रह हैं, ठीक है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। इसके बाद में चैप्टर नंबर 2 में हम ग्लोब अक्षांश और देशांतर को समझेंगे। चैप्टर नंबर 3 में पृथ्वी की गतियों को समझेंगे कि पृथ्वी कितने प्रकार की कैसे गति करती है। चैप्टर नंबर 4 में हम मानचित्र को समझेंगे। 5 में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को, 6 में पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल को, 7 में हम अपने देश को समझेंगे, देश की जो स्थल आकृति है और देश में जो लंबाई है, चौड़ाई है, राज्य हैं, इन सभी चीजों को समझेंगे। चैप्टर नंबर 8 में भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी, इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और हम आज का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिस चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, आई थिंक कि अगर आप इस चैप्टर को पहले से पढ़ चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए और अधिक सिंपल होगा। ठीक है, चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिस पर प्रश्न बन सकता है, जो आपको समझना चाहिए, केवल वही रखे गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते और स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट मिलता है खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। देखिए यहां पर एक और चीज याद रखना, जो विशेष चीज इसमें एक और मिलने वाली वो ये है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक पर कैसे प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है, ये भी समरी के साथ में ही बताया जाएगा। तो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, सबसे पहला प्रश्न यहां पर ही बन सकता है। इस पॉइंट को बाद में पढ़ेंगे, पहले इसे समझो। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। कब? रात के समय आसमान में जो चमकती हैं वो खगोलीय पिंड है। अब आप कहोगे कि जो वस्तुएं दिन में आसमान में चमकती हैं क्या वो खगोलीय पिंड नहीं है? समझिएगा, सूर्य दिन में चमकता है, एक खगोलीय पिंड है। चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड, ठीक है, तथा वे सभी वस्तुएं, ये सभी तो खगोलीय पिंड है ही हैं। ठीक है,
और इसके साथ ही साथ वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती, चाहे दिन हो या रात, जो आसमान में वस्तुएं चमकती हैं वो सभी खगोलीय पिंड हैं। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा बहुत सारी वस्तुएं यहां पर कहा गया है कि रात में जो चमकती हैं, इस रात शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया इसको समझो। आकाश में चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को हम दिन के समय नहीं देख पाते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। अब आप कहोगे कि इसका मतलब हमको एक देसी उदाहरण दो, ऐसे समझ में नहीं आया। तो मान लीजिएगा कि आपके गांव का एक सबसे बड़ा सम्मानित व्यक्ति जिसके पास में पैसा भी खूब है, भला इंसान है, अच्छाई करता है, वो आपके दरवाजे पर आएगा तो आप उसको सम्मान दोगे? आप उसको बैठा लोगे, चाय पानी पिलाओगे, नाश्ता करवाओगे, ठीक है। लेकिन अगर वो व्यक्ति और हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, अगर दोनों व्यक्ति साथ में आते हैं तो आप किसे अधिक महत्व दोगे? आप किसे देखोगे? जब नरेंद्र मोदी जी और वो व्यक्ति दोनों लोग साथ में आएंगे तो आप उसे तो भूल जाओगे एक मिनट के लिए, नरेंद्र मोदी जी को सम्मान देने लगोगे। ठीक है, ऐसा ही यहां पर भी है। सूर्य का प्रकाश अत्यधिक तेज होता है, ठीक है, और बाकी चीजों में प्रकाश नहीं होता। यानी कि नरेंद्र मोदी जी की जो पावर है, जो उनकी पॉपुलैरिटी, वो बहुत अधिक है, जबकि जो आपके गांव में रहने वाला वो साधारण व्यक्ति, उसकी पॉपुलैरिटी बस उस गांव तक सीमित है। ठीक है, तो अगर दोनों व्यक्ति एक साथ में आएंगे तो प्रकाश किसका दिखेगा? जो ज्यादा पॉपुलर है, जिसके पास ज्यादा पावर है। यानी कि सूर्य के प्रकाश के आगे इन सभी चीजों का जो प्रकाश है वो छिप जाता है। ठीक है, यानी कि ये सभी चीजें छिप जाती हैं, दिखने नहीं लगती। वही चीज यहां पर समझाई गई है। अगला पॉइंट मिलता है तारा। तारा किसे कहते हैं? कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, जैसे ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इस खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। इसकी डेफिनेशन को समझिएगा, ऐसे समझोगे तो नहीं समझ पाओगे। क्या कहा जा रहा है? कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले, यानी तारा जो होता है इस आकार में बड़ा होता है, तथा गर्म होते हैं, यानी कि जो तारा होगा उसका आकार बड़ा होगा और वो गर्म होगा। ठीक है, तीसरी चीज गैसों से बने होते हैं, यानी जो तारा होगा वो गैस का बना होगा। ठीक है, तीन चीजें हो गई। चौथी चीज, इनके पास में अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होगा। ठीक, क्या होगा? इनके पास में अपनी ऊष्मा होगी और अपना प्रकाश होगा, यानी कि इनके पास में अपनी खुद की पावर होगी, खुद की पॉपुलैरिटी होगी, खुद की पावर होगी। अगर यहीं पर आप देखो चंद्रमा को, तो चंद्रमा एक तारा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के पास में ना खुद का प्रकाश है, ना खुद की ऊष्मा है, ना ही ये गैस का बना है, ना ही ये गर्म है, और ना ही ये आकार में बहुत अधिक बड़ा है। ठीक है, तो चंद्रमा एक तारा नहीं। लेकिन वहीं अगर आप सूर्य की ओर जाओगे तो सूर्य गैसों से बना है। बिल्कुल सही बात, सूर्य के पास में अपनी ऊष्मा और प्रकाश दोनों चीजें हैं। ठीक है, सूर्य आकार में भी बड़ा है और गर्म भी है, यानी कि सूर्य एक तारा है। ठीक है, जो इनके पास में ऊष्मा और प्रकाश होता है, इससे ये बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, यानी कि बाहर की ओर निकालते हैं। ठीक है, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। ठीक है, तारा भी एक प्रकार के खगोलीय पिंड होते हैं और सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट में एक बार जय हिंद सभी लोग लिखना। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। अब भाई एक चीज समझो, नरेंद्र मोदी जी आपके पास बैठ जाएं, ठीक है, तो आप उनका अधिक सम्मान करेंगे, या नरेंद्र मोदी जी आपसे बहुत अधिक दूर हैं, ठीक है, आपसे बहुत अधिक दूर हैं, और मतलब नरेंद्र मोदी जी अपने दिल्ली में कार्यालय में बैठे हैं और आप अपने गांव में आराम करें, तो क्या आपके माइंड में वो चलेंगे? नहीं चलेंगे। उनकी पावर आप तक दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। उनकी जो मतलब पॉपुलैरिटी है वो आपको ऐसे बैठे बैठे दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर वही आपके पास आ जाए तो उनके द्वारा लाई हुई जो भीड़ है, उनको देखने के लिए आने वाले लोग, भीड़, उनकी पावर वहां पर आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो आप वही चीज यहां पर दिखाई जा रही है जो रात के टाइम पर हम देखते हैं। आसमान की ओर देखोगे कई सारे तारे दिखाई दे रहे हैं, ये सभी तारे एक प्रकार से सूर्य के ही समान हैं। कहा जा रहा है अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन ये हमसे बहुत अधिक दूर हैं, और इतने अधिक दूर हैं कि मतलब इनकी ऊष्मा तक हमारे पास नहीं पहुंच सकती है और ना ही इनका प्रकाश हमारे पास पहुंच पाता है, लेकिन ये हमको अत्यंत छोटे छोटे चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है तारा मंडल किसे कहते हैं। अब तारा मंडल को भी समझिएगा। रात्रि के समय आसमान की ओर देखते समय, रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। जब आप रात में आसमान की ओर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा,
आपको पता चलेगा कि तारों के द्वारा कई प्रकार की आकृतियां बनाई गई हैं। आप कभी देखोगे ए बना है, तो कभी देखोगे कि 7 बना है, कभी देखोगे डी बना है। ठीक है, ऐसी आकृतियां दिखाई पड़ती हैं। ये जो आकृतियां होती हैं, ठीक है, ये नक्षत्र मंडल या तारा मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, जो तारों के द्वारा बनाई गई आकृतियां होती हैं। कब? रात्रि के समय दिखाई देते हैं ये, और तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा ये विविध प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है अर्सा मेजर या बिग बियर, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि, सप्तऋषि यानी कि 7, ठीक है, सप्त 7, और ऋषि का अर्थ होता है संत। ठीक है, 7 संतों का समूह। ठीक है, इसे हम लोगों ने मतलब अभी आधुनिक विज्ञान इसको नाम दिया है स्मॉल बियर। ठीक है, और वैसे हमारे ग्रंथों में इसको नाम दिया गया था सप्तऋषि। ठीक है, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, और इस नक्षत्र मंडल में सप्तऋषि बहुत ही आसानी से पहचान में आने वाला एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, स्मॉल सप्तऋषि बहुत आसानी से, हाँ देखो, अर्सा मेजर और बिग बियर ये एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। इसके साथ ही ये सप्तऋषि या फिर आप इसको स्मॉल बियर कह सकते हैं, ये भी एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है और सबसे आसानी से ये पहचान में आ जाता है। आप देखो 7 तारों का समूह होता है, आप इसे बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, अब जो ये नक्षत्र मंडल ये अर्सा मेजर का एक भाग है। ठीक है, अर्सा मेजर का एक भाग है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। ठीक है, उत्तर तारा उत्तरी दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। ठीक है, ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव की सीध में होने के कारण हमेशा उत्तर दिशा की ओर दिखाई देता है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। देखो समझो, पहले क्या था, लोगों के पास में गूगल मैप तो था नहीं। ठीक है, गूगल मैप नहीं था, और पहले इतनी अधिक जनसंख्या भी नहीं थी। ठीक है, इतनी अधिक ट्रैफिक भी नहीं थी, इतने अच्छे अच्छे रोड भी नहीं थे। तो पहले लोग जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे और रात हो जाती थी, तो जो रास्ते का निर्धारण करते थे वो तारों की सहायता से करते थे, तारों को देखकर चलते थे। ठीक है, प्राचीन समय में लोग तारों की सहायता से अपने रास्ते का निर्धारण करते थे। जैसे उत्तरी तारा, जिसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है, ये उत्तर दिशा को बताता है। ठीक है, अब जो ध्रुव तारा है ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की सीध में होने के कारण हमेशा उत्तर दिशा की ओर दिखाई देता है, और ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। देखो जो ध्रुव तारा है ये एक ही स्थान पर हमेशा रहेगा और उत्तर की ओर होता है। और ध्रुव तारा की एक और खासियत ये होती है कि ये सबसे तेज चमकता है। ठीक है, सबसे तेज चमकता है। तो प्राचीन काल में लोग तारों की सहायता से अपने रास्ते को ढूंढा करते थे और निर्धारण करते थे। अगला पॉइंट है सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, ये सभी मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया होता है सूर्य। अब समझो, देखो आप देखोगे हमारे यहाँ पर विधानसभा है और राज्यसभा है। ठीक है, विधानसभा है, राज्यसभा है, एक आप देश देखते हो। ठीक है, देश में आपको कई सारे पद मिलते हैं, कई सारे जिले मिलते हैं, कई सारे पदाधिकारी मिलते हैं, लेकिन पूरे देश को चलाने वाला जो एक नेता है, हमारे देश का नेता, वो है प्रधानमंत्री। ठीक है, एक प्रधानमंत्री है जो पूरे देश को बांधे हुए है। ठीक है, पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में लिए हुए पूरे देश को चला रहा है। किसकी सहायता से? मंत्रियों की सहायता से। ठीक है, उसी प्रकार जो सौर मंडल है, सौर मंडल का मुखिया होता है, राजा होता है सूर्य। ठीक है, सूर्य होता है, और सौर मंडल में 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं अभी आगे आपको बताएंगे। ठीक है, एवं उल्का पिंड मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करती है। ये सभी चीजें सौर मंडल में होती हैं। ठीक है, इसे सौर परिवार भी कहा जाता है, और इस परिवार का मुखिया होता है सूर्य। ठीक है, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। ठीक है, यहां पर प्रश्न बन जाता है कि सूर्य देवता को पौराणिक रोमन कहानियों में क्या कहा जाता है? आप उत्तर करेंगे पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य को सोल कहा जाता है। ठीक है, पौराणिक रोमन कहानी में सूर्य जो है सूर्य देवता को कहा जाता है, क्या? सोल कहा जाता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब सौर मंडल पर भी प्रश्न बन सकता है कि सौर मंडल में क्या क्या होता है। ठीक है, या फिर सौर मंडल का मुखिया कौन है, सौर मंडल को और किस नाम से जानते हैं? तो सौर परिवार इसको नाम कहा गया है। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट मिलता है सौर। जो सौर ये शब्द है, ठीक है, सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित।
सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहा गया। क्या कहा गया? सोलर सिस्टम कहा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट, अब सूर्य को समझो। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, ये बहुत बड़ा है। सूर्य को अगर आप पास में जाकर के देखोगे, पहली बात तो पहुंच ही नहीं पाओगे, हमारी एक भी सैटेलाइट नहीं पहुंच पाएंगे, आप कुछ भी कर लो सूर्य के पास नहीं पहुंच पाओगे। वो हमारे बजरंग बली ही एक ऐसे महान व्यक्ति हैं, प्रभु हैं, जिन्होंने सूर्य को अपने मुख में धारण किया था। इसके अलावा अभी तक और कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने सूर्य के पास भी जाने की, मतलब एक सूर्य के पास तक पहुंच पाए हों। ठीक है, तो सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। जो सूर्य है अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल जो है इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। देखो क्या है, जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य चूंकि सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, इसलिए अपने आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो ग्रह हो, उल्कापिंड हो या फिर कोई भी चीज हो, सभी को एक खिंचाव बल के द्वारा अपने से बांधे रखता है। ठीक है, अपनी ओर खींचता रहता है, जिससे कि सभी इससे बंधे हैं और आसपास चक्कर इसके लगाते रहते हैं। खिंचाव बल के कारण ही परिक्रमा करते हैं और इसके एक ही स्थान पर टिके हुए हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। देखो क्या कहा जा रहा है, सबसे पहला पॉइंट यहां पर, सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है या फिर पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। तो ये हमारे हनुमान चालीसा में भी इसका आंकड़ा दिया गया है, पूरा का पूरा आंकड़ा दिया गया है। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर भी आज के जो वैज्ञानिक यंत्र हैं, वैज्ञानिकों ने जो सिद्ध किया है, वैज्ञानिकों का भी कहना है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, दूसरी चीज, सूर्य जो है सौरमंडल को अपने खिंचाव बल के द्वारा बांधे रखता है। ठीक है, जितने भी ग्रह हैं, उल्कापिंड हैं या फिर जो मतलब उपग्रह हैं, उन सभी को अपने से बांधे रखता है। तीसरी चीज, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अगर सूर्य नहीं होगा तो पूरे सौरमंडल में न प्रकाश होगी और न ऊष्मा होगा, और अगर सूर्य नहीं होता तो जो ये पृथ्वी है, ये जो चक्कर लगा रही बिल्कुल एक ही सिस्टम में, सिस्टमैटिक कोई भी नहीं चलता। पृथ्वी किधर और भाग रही होती, मंगल किधर और किसी और जा रहा होता, चंद्रमा कहीं जा रहा होता, कोई कहीं जा रहा होता। ठीक है, फिलहाल चंद्रमा को तो हमारी पृथ्वी का जो ये बल है वही अपनी ओर आकर्षित करके रखता है, बाकी के जो ग्रह हैं वो सभी इधर उधर भाग रहे होते। ठीक है, लेकिन इतनी अत्यधिक तेज ऊष्मा के को हम महसूस नहीं कर सकते। देखो सूर्य की जो तेज ऊष्मा है उसको महसूस नहीं कर सकते। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि सूर्य हमसे नजदीक होने के बाद भी बहुत दूरी है, और उसकी दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अगला, सूर्य में ऊष्मा का उत्पादन नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसमें हाइड्रोजन के अणु परस्पर मिलकर के हीलियम के अणु बनाते हैं और परिणाम स्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक तर्क दिए गए हैं। जो सूर्य है, सूर्य में ऊष्मा का जो उत्पादन है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन के अणु हैं वो परस्पर मिल जाते हैं और हीलियम के अणु बनाते हैं, जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब ग्रह को समझते हैं, ग्रह किसे कहते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता। देख, खगोलीय पिंड कई सारे होते हैं। ठीक है, सूर्य भी एक खगोलीय पिंड है। ऐसे खगोलीय पिंड जिन पर अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। क्या कहा जा रहा है, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, एवं ऐसे पिंड को ग्रह कहा जाता है। ग्रह की डेफिनेशन क्या होगी, ग्रह की डेफिनेशन यह है कि ग्रह के पास में ना अपना प्रकाश होता है ना अपनी ऊष्मा होती है, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, ग्रह जिसे हम इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं, ग्रह को इंग्लिश में प्लेनेट कहा गया है। ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई सबसे निकला है। जो प्लेनेट है, प्लेनेट ग्रीक भाषा का एक शब्द है प्लेनेटाई, इससे निकला है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है परिभ्रमक। क्या होता है, परिभ्रमक होता है, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, ग्रह तो हमारे यहाँ इसे नाम दिया गया है, प्लेनेट नाम दिया गया है अंग्रेजी में। ठीक है, और प्लेनेट जो ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है प्लेनेटाई, इससे निकला है, और प्लेनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर घूमने वाला। इस सूर्य के चारों ओर घूमता है, इसीलिए इसको ये नाम दिया गया। अगला पॉइंट है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, सभी लोग जानते हैं भाई। ठीक है, एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा जो है सूर्य से प्राप्त करती है।
जितना भी प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, ठीक है, जो सूर्य से नजदीक हमारे आसपास कोई भी तारा नहीं है, ठीक है, सूर्य के बाद में कोई और तारा होगा, ठीक है। अभी तक वैज्ञानिकों ने मतलब इस पर खोज चल रही है कि कौन सबसे नजदीक का तारा है, पता नहीं खोज पाए कि नहीं खोज पाए। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, यानी जैसे चंद्रमा से देखने पर अगर आप देखोगे तो ये चंद्रमा की तरफ चमकती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। जैसे आप अगर चंद्रमा से पृथ्वी को देखोगे तो ये चमकती हुई दिखाई देती है, लेकिन पृथ्वी के पास में अपनी ऊष्मा, अपना प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है, ठीक है। अगला पॉइंट, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से सबसे पहला ग्रह आता है बुध। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, इसके बाद में शुक्र आता है, इसके बाद में आती पृथ्वी, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूक्रेनस है, फिर आता है नेपच्यून। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रह हैं। इसमें प्लूटो भी एक ग्रह आता था पहले, ठीक है, लेकिन आजकल प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया है, ठीक है। प्लूटो अब कोई भी ग्रह नहीं रह गया है, पहले प्लूटो एक ग्रह था, ठीक है। प्लूटो ग्रह क्यों नहीं रह गया ये आपको आगे जानने को मिलेगा। आगे देखते हैं, इस चैप्टर में दिया गया है तो देखेंगे, अदरवाइज अगले चैप्टर में आपको मिलेगा। तो पूरे हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और वो 8 ग्रह ये रहे, ठीक है। अगला पॉइंट, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, ये इन चारों के मतलब बृहस्पति, शनि, यूरेनस, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनके चारों ओर छल्ले हैं। क्या? छल्ले, छल्ले बने हुए हैं। ये ग्रह हो गया और ग्रह के आसपास ऐसे छल्ले बने हुए हैं, ठीक है। ये छल्ले जो हैं ये विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं, छोटे छोटे पदार्थ हैं जिनसे बनी हुई पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को जब आप देखोगे दूरबीन, शक्तिशाली दूरबीन से, तो ये आपको दिख जाएंगे, ठीक है। देखा जा सकता है पृथ्वी से इन छल्लों को, शक्तिशाली दूरबीन लाइए आप, उसके माध्यम से देखिएगा तो आपको दिख जाएंगे। शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों के विपरीत से विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज, आप देखो ऐसे, ठीक है, सूर्य के चारों ओर ऐसे परिक्रमा करते हैं। कहा जा रहा है शुक्र और यूरेनस की जो परिक्रमण की दिशा है वो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत, यानी कि उल्टी है, ठीक है। शुक्र और यूरेनस जो है ये सूर्य की सुई की, घड़ी की जो सुई होती है उसकी दिशा में क्लॉकवाइज घूमते हैं। जबकि आप अगर अन्य ग्रहों को देखोगे, जैसे कि आपकी पृथ्वी मिल गई, ठीक है, या फिर आपका बृहस्पति हो गया, या फिर आपका नेपच्यून हो गया, या फिर आपका मंगल हो गया, फिर आपका बुध हो गया, ये सभी ग्रह 6 ग्रह सूर्य की जो आपका मतलब सुई जो होती है, सुई की उल्टी दिशा में, यानी कि सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते हैं, ठीक है। सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते हैं 6 ग्रह, और 2 ग्रह शुक्र और यूरेनस, ये 2 केवल ग्रह ऐसे हैं जो कि ऐसे चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी। यहां पर प्रश्न ऐसे बन सकता है कि ऐसे 2 ग्रहों को नाम बताइए जो सूर्य के चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न बनेगा। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि ऐसे 2 ग्रहों के नाम बताओ जो सूर्य के चारों ओर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमते हैं। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, शुक्र और यूरेनस को छोड़ करके बाकी सभी ग्रह सूर्य की दिशा के विपरीत, मतलब सुई के विपरीत दिशा में घूमते हैं। जैसे सुई ऐसे घूमती है तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, और बाकी 2 ग्रह शुक्र और यूरेनस सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षाएं कहलाती हैं। समझो क्या कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है सूर्य के सभी 8 ग्रह, एक ये सूर्य हो गया और बाकी के ये 8 ग्रह हो गए, 8 ग्रह हो गए, ठीक है। ये सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, यानी कि एक निश्चित ये पथ है जिस पर सूर्य का ये चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। अब देखो ये जो चक्कर लगाते हैं, एक बात याद रखना, ये बिल्कुल गोल चक्कर नहीं लगाते कि ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य बीच में स्थित है, ठीक है, और ये गोल चक्कर लगा ले, ऐसे नहीं लगाते, ये चक्कर लगाते हैं ऐसे। हम बिल्कुल गोल तो नहीं बना पा रहे हैं, ऐसे चक्कर लगाते, ठीक है। ये कैसे? दीर्घ वृत्ताकार, ये गोल हो गया पूरा, ये वृत्ताकार हो गया, ठीक है। ये जो ऐसा है ये है दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है। दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, इसे कक्षा कहा जाता है, ठीक है। चक्कर लगाते हैं, ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए, इसे कक्षा कहा जाता है, ये कक्षा कहलाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है, सूर्य को पृथ्वी का जुड़वां, एक मिनट, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। किसे? शुक्र को। अब यहां पर देखिए आपको याद कर लेना चाहिए, प्रश्न यहां पर बनता है कि पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह है शुक्र, ठीक है, क्योंकि इसका आकार आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, लेकिन चूंकि ये सूर्य के ज्यादा निकट, इसलिए यहां पर क्या है कि ताप अधिक मिलता है, ठीक है।
और अगला पॉइंट मिलता है अगस्त 2006 में प्लूटो को सौर मंडल का ग्रह नहीं माना जाता है। कब से? 2006 से, अगस्त 2006 से। अगस्त 2006 से पहले ये सौर मंडल का एक ग्रह माना जाता था, ठीक है। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन है इसका एक निर्णय लिया इसने कि अब ग्रहों की श्रेणी में प्लूटो नहीं आता है, क्योंकि नेपच्यून की कक्षा को ये काटता था, ठीक है। जो प्लूटो है ये नेपच्यून की कक्षा को काटता था, अभी से बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। अब देखो ग्रहों की एक स्थिति, ग्रहों की एक बहुत ही विशेषता बड़ी ये और होती है कि कोई भी ग्रह, ठीक है, जैसे कि आप ही देखो बुध है तो बुध का एक अलग कक्षा है, जो शुक्र है इसकी एक अलग कक्षा है, पृथ्वी है इसकी एक अलग कक्षा है, मंगल है इसकी एक अलग कक्षा है, बृहस्पति है इसकी एक अलग कक्षा है, शनि है इसकी एक अलग कक्षा है, यूरेनस है इसकी एक अलग कक्षा है। आप देखोगे कि कोई भी ग्रह, चाहे यूरेनस हो, शनि हो, बृहस्पति हो, मंगल हो, पृथ्वी हो, बुध हो या फिर आपका शुक्र हो, कोई भी ग्रह एक दूसरे की कक्षा को काटते नहीं है। यानी कि ये जो ग्रह इसको काट कर ऐसे नहीं निकलता, ये ग्रह इसको काट के ऐसे नहीं निकलता, कोई भी ग्रह नहीं काटता एक दूसरी कक्षा को। लेकिन जो आपका ये प्लूटो था, ठीक है, जो प्लूटो था, प्लूटो नेपच्यून की जो कक्षा है उसको काट कर निकलता था, ठीक है। नेपच्यून की कक्षा को काट करके निकलता था। यानी नेपच्यून की जो कक्षा थी, जैसे कि ये आपका यहाँ पर ये चल रहा है प्लूटो, ठीक है, तो प्लूटो क्या पता इसमें ऐसे घुस जाए और फिर ऐसे निकल जाए, ठीक है। तो इनकी कक्षा को काटता था, इसीलिए इसे बौने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया। अभी हमने आपसे कहा था कि हम आपको आगे बताएंगे कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये एक पट्टी है, ये क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है, ठीक है। ये पहले किसी ग्रह का भाग होंगे, ठीक है, और उस ग्रह में क्या हुआ कि विघटन हुआ, मतलब वो ग्रह टूट गया और टूटने के बाद में बिखर गया, ठीक है। और बिखरने के बाद में सूर्य के चारों ओर ये ऐसे फैल गए, छोटे छोटे टुकड़े फैल गए, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्षुद्र ग्रहों में ग्रहों के छोटे छोटे पिंड होते हैं, छोटी छोटी पट्टी मतलब टुकड़े होते हैं, जो कि ऐसे दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर ये लगाते हैं, ठीक है। और क्षुद्र ग्रह के इधर 3 ग्रह मिलते हैं, उधर 4 ग्रह मिलते हैं, ठीक है। और जो ये वाले ग्रह होते हैं क्षुद्र ग्रह के इधर वाले, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और क्षुद्र ग्रह की बाहर वाले जो ग्रह होते हैं इनको कहा जाता है बाह्य ग्रह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को समझो। आंतरिक ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक हैं, सूर्य के बहुत नजदीक हैं, ये चट्टानों से बने हैं, ठीक है। अब इन सबको समझो, जो आंतरिक ग्रह हैं इनको समझो। सबसे पहले मिलता है आपको बुध, सूर्य के चारों ओर इसकी जो परिक्रमा है 88 दिन में पूरी हो जाती, कितने? 88 डेज में सूर्य के चारों ओर ये परिक्रमा पूरी कर लेता है, ठीक है। और अपने अक्ष पर इसका घूर्णन होता है 59 डेज का, कितना? 59 डेज का। अब आप कहोगे कि अक्ष पर घूर्णन का अर्थ क्या हुआ? जैसे देखते लट्टू नाचता है, लट्टू नाचता देखते हैं आप, एक ही स्थान पर घूमता रहता है, ठीक इसी तरह से अक्ष पर घूर्णन होता है। जैसे आप देख रहे हैं पृथ्वी लगातार घूमती रहती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इसी प्रकार से हर ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। तो जो बुध है इसका जो घूर्णन काल है ये 59 दिन में अपना अक्ष एक चक्कर पूरा लगा लेता है, यानी कि एक बार पूरा घूम जाता है, ठीक है। जो 88 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। अगला शुक्र जो है, ठीक है, शुक्र सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो है इसका 255 दिन में ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। और अपने अक्ष पर 243 दिन में ये पूरा घूम जाता है, ठीक है। 360 डिग्री पूरा ये घूम जाता है अपने अक्ष पर। इसके बाद में जो पृथ्वी आती है, ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमा काल है 365 दिन। देखिए पूरा 365 दिन है, 365 दिन और कुछ घंटा भी है, ठीक है। 365 दिन और शायद ये आपको यहाँ पर मिलता है कितना? 6 घंटा मिलता है। 365 दिन और 6 घंटा, ठीक है। 365 दिन और 6 घंटा का टाइम लगता है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, ठीक है। और अपने अक्ष पर घूर्णन इसका एक दिन में पूरा हो जाता है, एक दिन में अपने अक्ष पर पूरा 24 घंटे में घूम लेती है। एक मिनट, हाँ 1 मिनट, हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो अपने अक्ष पर 24 घंटे यानी एक दिन में ये पूरा घूम लेती है। और इसके पास में चंद्रमा है केवल एक, पृथ्वी के पास में एक चंद्रमा है, जबकि अगर आप बुध और शुक्र के पास देखोगे तो इनके पास में एक भी चंद्रमा नहीं है। तो पृथ्वी के पास में एक चंद्रमा है जिसको उपग्रह कहा जाता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे यानी कि एक दिन में पूरा घूम जाती है, और 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं इसको सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, ठीक है। अगला मिलता है मंगल, जो कि आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में यह भी आता है। तो सूर्य के चारों ओर इसका एक परिक्रमण काल होता है 687 दिन का, कितना? 687 डेज में ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी कर लेता है, ठीक है। और अपने अक्ष पर घूर्णन इसका होता है एक दिन में, एक दिन में अपने अक्ष पर पूरा घूम जाता है ये, ठीक है। और इसके पास में चंद्रमा है दो चंद्रमा, इसके पास में 2 अपने उपग्रह हैं। अगला पॉइंट मिलता है बाह्य ग्रह का। अब हमने आंतरिक ग्रह तो देख लिए, आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? क्षुद्र ग्रह, जो क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी है इसके इधर वाले, ठीक है, ये आंतरिक ग्रहों की संख्या में आते हैं। और ये 3 ग्रह आपको मिलते हैं बाह्य ग्रहों की संख्या में। एक मिनट, चौथा भी ग्रह ये
नेपच्यून चौथा भी ग्रह, ठीक है, 1 2 3 4, तभी 8 हुए, हम भी सोच रहे थे कि भाई 7 ही हुए, ठीक है, नेपच्यून भी है। और जो प्लूटो ये नेपच्यून की दिशा को काटता था, ठीक है, प्लूटो जैसे कि ये हुआ तो प्लूटो नेपच्यून की रास्ता को काट देता था, इसीलिए इसको 52 ग्रहों की संख्या में डाला गया। अगला मिलता है बाह्य ग्रह, ठीक है, तो सूर्य से बहुत दूर तथा बहुत बड़े आकार के हैं, ये गैस और तरल पदार्थों के बने हैं, ठीक है, ये गैस और तरल पदार्थों के बने। एक चीज याद रखना, जो बाह्य ग्रह हैं वो गैस और तरल पदार्थों के बने हैं। अब सबसे पहला पॉइंट मिलता है इसमें, ग्रह है पांचवा ग्रह जो है बृहस्पति, ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर इसका एक परिक्रमा होता है 11 साल 11 महीने में, यानी कि आप लगभग 12 साल कह सकते हैं, 11 साल 11 महीने में, लगभग 12 साल में सूर्य के चारों ओर ये एक अपना पूरा चक्कर लगा लेता है, ठीक है। और अपने अक्ष पर घूर्णन इसका हो जाता है 9 घंटे 56 मिनट में, यानी कि लट्टू की तरह ये तेज घूम तो रहा है, लेकिन सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो बहुत लेट लगा पाता है। और इसके पास में चंद्रमा है 79, कितने 79, इसके पास में 79 चंद्रमा है अपने, ठीक है। शनि की बात करें तो शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है 29 साल और 5 महीने में, कितने 29 साल 5 महीने में, 1 साल यहां पर होता है, समझ गए। और अपने अक्ष पर घूर्णन इसका कंप्लीट हो जाता है 10 घंटे 40 मिनट में, यानी 10 घंटे 40 मिनट में यहां पर दिन रात सब कुछ हो जाता है, ठीक है। और चंद्रमा की संख्या यहां पर है 82, यानी कि 82 चंद्रमा है शनि के पास में, ठीक है, ये एनसीईआरटी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। अगला पॉइंट मिलता है यूरेनस का, ठीक है, तो यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा काल इसका होता है 84 साल में, कितने 84 साल में, 84 ईयर्स में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा पाता है। और अपने अक्ष पर घूर्णन इसका 17 घंटे 14 मिनट में पूरा हो जाता है, कितने 17 घंटे 14 मिनट में अपने अक्ष पर पूरा घूम जाता है। और चंद्रमा की संख्या इसके पास में 27 चंद्रमा है इसके पास में। अगला पॉइंट नेपच्यून की अगर बात करें तो सूर्य के चारों ओर इसका एक परिक्रमण काल है 164 साल, और घूर्णन करता है ये 16 घंटे 7 मिनट में, एक अपने अक्ष पर पूरा घूम जाता है 16 घंटे 7 मिनट में। और चंद्रमा की संख्या इसके पास में 13, नेपच्यून के पास में 13 चंद्रमा है। हमारी पृथ्वी और एक शुक्र, इन दोनों के, हमारी पृथ्वी की ही एक ऐसा ग्रह है जिसके पास केवल एक चंद्रमा है, और ये बुध और शुक्र के पास में कोई भी चंद्रमा नहीं है, और मंगल के पास में 2 चंद्रमा। अब यहां पर प्रश्न बन जाता है, सबसे पहला प्रश्न यहां पर यह बनता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास में सर्वाधिक चंद्रमा है, तो सबसे अधिक चंद्रमा है शनि के पास में 82, ठीक है। आगे बढ़ते हो, सबसे कम चंद्रमा किसके पास है, हमारी पृथ्वी के पास में, किसके पास कोई भी चंद्रमा नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास में कोई भी चंद्रमा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी को थोड़ा सा समझ लो, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह, मतलब सूर्य से दूर, सबसे बड़ा नहीं कह सकते, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ठीक है। सबसे पहले आपको मिलता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, ठीक है। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है हमारी पृथ्वी, अगर आप देखो ध्रुवों के पास में अंडाकार है, पृथ्वी को अंडाकार कहा जाता है, बिल्कुल गोल पृथ्वी नहीं, अंडाकार है, ठीक है। ध्रुवों के पास में थोड़ी सी, यानी कि ऐसी पृथ्वी हमारी है। एक मिनट, ज्यादा अंडाकार हो गई ये तो मैं तो बना भी नहीं पाऊंगा, एक मिनट, ऐसे करते हैं, बन जाएगी, ये हो गया गोला, ठीक है। और ध्रुवों पर यहां पर ऐसी थोड़ी सी चपटी, बिल्कुल ऐसी नुकीली नहीं है, ऐसे आप कह सकते हो, एक मिनट, ऐसी, और इधर भी ऐसी, ठीक है, ऐसी है कुछ, मतलब अंडाकार है, ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी हुई है, ठीक है। और यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है, भूआब इसका आकार कहा जाता है, ठीक है। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के आकार, पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको मिलता है जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां जो है संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है, ना ही अधिक ठंडी है, यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। अन्य किसी भी ग्रह पर अभी तक पानी और वायु की उपस्थिति को दर्ज नहीं किया गया है। केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर ना अधिक गर्मी है, ना अधिक ठंड है, यहाँ पर पानी भी उपस्थित है, वायु भी उपस्थित है, और हमारे जीवन के लिए सभी आवश्यक चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। नीले रंग की क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि इसका 2/3 भाग यानी लगभग 75% भाग जो है पानी से ढका हुआ है, ठीक है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, ज्योग्राफी ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। देखिए ज्योग्राफी एक शब्द है, ठीक है, ज्योग्राफी के शब्द से लिया, किस भाषा से लिया गया है? तो ज्योग्राफी लिया गया ग्रीक भाषा से, ठीक है। अंग्रेजी शब्द है, ज्योग्राफी ग्रीक भाषा से लिया गया एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण, ठीक है। और ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो हो गया जी, एक ग्राफी हो गया, ग्राफिया, ठीक है। तो जी का अर्थ हो गया पृथ्वी,
और ग्राफिया का अर्थ हो गया लिखना, यानी पृथ्वी के बारे में लिखना या फिर पृथ्वी का विवरण। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट मिलता है चंद्रमा। चंद्रमा को समझो, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, और इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, यानी कि पृथ्वी का 1/4वां भाग है ये। पृथ्वी के हिसाब से मतलब 4 गुना छोटा है, पृथ्वी से 4 गुना छोटा ये, और इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है, हम पृथ्वी से देखते हैं तो ये हमको इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारी ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा काफी अधिक नजदीक है। चंद्रमा से अधिक नजदीक हमारे कोई भी मतलब ग्रह हमारी पृथ्वी के पास नहीं है। सबसे नजदीक का जो ये खगोलीय पिंड है वो केवल चंद्रमा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, फिर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, दूरी है पृथ्वी से चंद्रमा की। अगला पॉइंट, खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। अब समझो, देखो खगोलीय पिंड और जो उनके बारे में अध्ययन करते लोग हैं, ठीक है, जैसे कि मतलब चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में जो खगोलीय पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड और उनकी गति का अध्ययन जो करते हैं उनको खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। इन्होंने, अब देखिए आर्यभट्ट हमारे यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, और उन्होंने स्टार्टिंग में ही ये कह दिया था कि जितने भी ग्रह हैं और जितने भी उपग्रह हैं, ठीक है, सभी चाहे वो चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, ठीक है, सभी सूर्य से परावर्तित प्रकाश के कारण चमकते हैं। ठीक है, सूर्य से प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है और तभी वो चमकते हैं। ठीक है, ये पहले ही हमारे यहाँ के आर्यभट्ट ने कह दिया था। आर्यभट्ट हमारे यहाँ के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 27 डेज में। ठीक है, और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है 365 दिन और 6 घंटे में। ठीक है, लगभग इतना ही समय अपने अक्ष पर घूमने में भी लगता है, जो कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा जितना टाइम लगाता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, उतने ही टाइम में अपने अक्ष पर पूरा घूम जाता है। इस परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब ये चीज आपके मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन ला रही होगी कि मतलब अगर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लगाता है 27 घंटा और 27 दिन, और इतने ही दिन में वो अपने अक्ष पर भी घूम जाता है, तो इससे मतलब हमें चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई देता है। ठीक है, समझो, देखो ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये है चंद्रमा। ठीक है, अब देखो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। कैसे लगाता है? ऐसे लगाता है। सपोज दैट कि ऐसे चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जब ये यहाँ पर आएगा तो ये भी अपने ऐसे चक्कर लगा रहा है। ठीक है, और ये हमारे यहाँ भी ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो जब यहाँ पर पहुँचता है तो उतना तब तक ये घूम जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दिया और घूम उतना ही घूम के आ गया, यहाँ पर वही दिखा दिया, यानी ये भी घूमता रहता है और इसके आसपास भी चक्कर लगाता रहा है। इस वजह से क्या है कि इसका केवल एक भाग ही दिखाई देता है। ठीक है, इसका केवल एक भाग हमको इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि ये अपने अक्ष पर भी घूमता रहता है, उतने ही टाइम में पूरा अक्ष पर घूम जाता है जितने टाइम में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऐसे समझिएगा, ये आप खड़े हैं, ठीक है, ये आप खड़े हैं, सपोज दैट कि ये एक पत्थर है। ठीक है, ये एक पत्थर है और पत्थर नहीं ऐसे नहीं समझ पाओगे, इसे हम कभी प्रैक्टिकल करके आपको समझाएंगे, आप समझ जाएंगे। ठीक है, वैसे आप समझ गए होंगे आप, चूंकि ये 27 दिन में अपने अक्ष पर पूरा घूमता है और 27 दिन ही लगते हैं इसको पृथ्वी के चारों ओर घूमने में, इस वजह से इसका केवल एक ही भाग हमको दिखाई देता है। आप देखोगे चंद्रमा पर केवल एक ही तरह का चित्र दिखाई देता है, केवल एक ही प्रकार का चंद्रमा आपको दिखाई देता है। ठीक है, कभी भी इसकी आकृति बदली हुई नहीं आपको मिलेगी। आकृति का अर्थ है चंद्रमा के ऊपर बनी हुई जो आकृति होती है पहाड़ टाइप की, ठीक है, जो दाग आपको दिखाई देता है वो केवल एक ही तरह का आपको दिखाई देगा। इसका रीजन यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा पर आप जाकर के नहीं रह सकते। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा यानी जब चंद्रमा पूर्ण रूप से पूरा होगा तो आप देखेंगे तो चंद्रमा पर आप देखो कई प्रकार की छाया आपको दिखाई देगी। ठीक है, चंद्रमा पर गड्ढे हैं, मैदान है, पर्वत है, इसी की वजह से उस पर ये आपको दाग टाइप में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब उपग्रह किसे कहते हैं? तो उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सहचर या फिर साथी। क्या होता है? साथी या फिर सहचर। ठीक है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो कि ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ठीक है भाई, देखो कहते हैं कि मतलब ये ग्रह है जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, और ये आपको मिलता है सैटेलाइट जो इसकी परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, तो जब इसकी परिक्रमा कर रहा है तो उसके साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता रहता है। ठीक है, समझ गए? तो जो सैटेलाइट होती है, सैटेलाइट हमारे, देखिए चंद्रमा भी एक प्रकार की सैटेलाइट ही है।
उपग्रह है, ठीक है। उपग्रह को ही अंग्रेजी में सैटेलाइट कहा जाता है। हम लोग मानव निर्मित सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं और भगवान ने हमको एक ऑटोमेटिक बनाकर सैटेलाइट दी है जिसका नाम है उपग्रह चंद्रमा, ठीक है। तो हमारे पास में एक ही चंद्रमा है, अन्य ग्रहों के पास में 80 चंद्रमा मौजूद हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। अगला मिलता है क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। अभी हमने जो आपको बताया था, देखिए तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। अब यहां पर प्रश्न कैसे बनता है, सबसे पहला प्रश्न यहां पर यह बनेगा कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित हैं, तो सबसे पहला मंगल, दूसरा बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह की कक्षा आती है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्षुद्र ग्रह किसका भाग थे, क्षुद्र ग्रह पहले एक किसी ग्रह का ही भाग होंगे जो मतलब लंबे समय में क्या हुआ कि ये टूट कर ग्रहों में विस्फोट हुआ, जिसके बाद ये टूट करके बिखर गए कई सारे भागों में। ये ग्रह मतलब ग्रह जो हुआ कई सारे भागों में टूटकर बिखरा, तो उससे क्या हुआ, ये क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी बन गई, ठीक है। वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं, पिंड का अर्थ टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, इनको ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अब उल्का पिंड किसे कहते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। किसको, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी जो प्रवृत्ति है पृथ्वी पर गिरने लगती है, गिरने की हो जाती है, ठीक है। कहते नहीं मतलब आप देखो कभी कभी कोई व्यक्ति नाच नाच के इतना नाच लेता है कि वो गिरने वाला होता है, बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो उल्का पिंड जो होते हैं सूर्य के चारों ओर ये भी चक्कर लगाते रहते हैं, इनकी गति बहुत तेज होती है और ये कभी कभी क्या होता है कि सूर्य के मतलब हमारी पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि ये हमारी पृथ्वी के अंदर गिरने लगते हों, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। लेकिन जो छोटे उल्का पिंड होते हैं वो रास्ते में ही जल जाते हैं, वायु के साथ घर्षण होता है और ये जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। अभी आप देखोगे, अभी गुजरात के इलाके में चाइना की एक सैटेलाइट टूटकर गिरी है, ठीक है। उसका मलबा वहां पर गिरा है, आप देखोगे मतलब कई सारे उसके वीडियोस वायरल हुए हैं, लाइटिंग होती हुई आई थी, काफी सारा प्रकाश उत्पन्न हुआ, प्रकाश होता हुआ आया था। एक चाइना की सैटेलाइट है जो कि टूट करके यहाँ पर हमारे यहाँ पर गिरी थी। ऐसे ही जो उल्का पिंड होते हैं, ठीक है, उल्का पिंड जो होते हैं ये मतलब काफी बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं। ये भी क्या होता है कि जब भी किसी ग्रह में प्रवेश करते हैं तो या तो वायुमंडल में इनकी रफ्तार बहुत तेज होती है, ठीक है, और जब वायुमंडल में नीचे की ओर आते हैं तो गर्म होकर के जल जाते हैं, और जो बड़े आकार के होते हैं उल्का पिंड है वो नहीं जल पाते हैं और आध जले होकर के पृथ्वी पर गिर जाते हैं। और जहां पर ये गिरते हैं वहां पर क्या होता है, पूरी मतलब जहां पर गिरते हैं वहां पर गड्ढे बन जाते हैं, बड़ा बड़ा गड्ढा हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते, कभी कभी उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। आकाशगंगा किसे कहते हैं, तो खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी जो एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, यह लाखों तारों का समूह है, आकाशगंगा कहलाता है। क्या कहलाता है, लाखों तारों का समूह आकाशगंगा कहलाती है। अब आप कहोगे कि भाई ये कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, समझो। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर जब आप देखोगे, ठीक है, तो सफेद चौड़ी पट्टी टाइप की आपको दिखाई देगी, ठीक है, जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है। ये लाखों तारों का समूह होती है ऐसी पट्टी, ठीक है। आप देखोगे मतलब आप जब आसमान में देखोगे तो मतलब कई सारे तारों का समूह आपको दिखाई देगा, इसे आकाशगंगा कहा जाता है। और मिल्की वे, ठीक है, आकाशगंगा या फिर मिल्की वे कह सकते हैं। हमारा सौर मंडल भी एक आकाशगंगा का भाग है। सबसे पहले देखो आकाशगंगा जो होती है, आकाशगंगा में कई सारे सौर मंडल होते हैं, आकाशगंगा में कई सारे तारे होते हैं, ठीक है, और हर मतलब कई सारे तारे या फिर कह सकते हो कि कई सारे सूर्य होते हैं, और हर सूर्य के पास में अपना एक सौर मंडल होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि आकाशगंगा में बहुत सारे सौर मंडल उपस्थित होते हैं, ठीक है। और जो हमारा सौर मंडल है ये भी एक आकाशगंगा का भाग है, और हमारे जो सौर मंडल है ये मिल्की वे का भाग है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी के रूप में किया गया है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा है, ठीक है। एक नदी के रूप में प्राचीन भारत में इसकी कल्पना की गई थी, इसको नाम दिया गया था, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम आकाशगंगा रखा गया। अगला पॉइंट मिलता है ब्रह्मांड किसे कहते हैं। देखो आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। देखो ब्रह्मांड के ऊपर क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन सबसे ऊपर है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं,
ठीक है, लाखों आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगाएं जो होती हैं आप देखोगे मतलब एक सफ़ेद बहती हुई नदी के रूप में होते हैं और उनमें कई सारे सूर्य होते हैं। ठीक है, एक आकाश गंगा में कई सारे सूर्य हैं, लाखों सूर्य हैं, और एक सूर्य के पास में एक पूरा सौर मंडल होता है। तो आप ब्रह्मांड की जो विशालता है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, और इसके बारे में गीता में साफ साफ दिया गया है। ठीक है, गीता में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आई थिंक कि ये चैप्टर आपकी समझ में आया होगा, और चैप्टर नंबर 2 कल आएगा, और इसके बाद में कल छोड़ करके परसों से हम इसकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिलहाल कल से हमारे पहले चैनल दृढ़ संकल्प पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। आप आएँ, जुड़ें और देखें। इसका पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए, चैप्टर नंबर 1 है ये, इसका फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा और उसकी लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगी। लेकिन चैप्टर नंबर 2, 3 का भी फ्री में मिलेगा, एंड 4 के बाद में जो आपको पीडीएफ मिलेंगे, 4 से आपको पैड पीडीएफ मिलेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। तो भाई हमारे चैनल पर आज की इस वीडियो में इतना ही था। ठीक है, और जितना भी टॉपिक इस चैप्टर में था सारे कवर कर दिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा। इसका जब टेस्ट लाएंगे तो उसमें उन सभी प्रश्नों को कवर कर दिया जाएगा। हमारे चैनल पर क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का स्पेशल कोर्स लाया गया है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को देखो और इसको शेयर जरूर कर देना, ताकि जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है उन तक पहुंच सके। और कर भला तो हो भला, अगर आप भला करेंगे तो आपका भी भला होगा ही होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।